टफ नहीं है कंसेप्ट, तो वो बिल्कुल ईजी है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना तो बिल्कुल मतलब किसी भी टाइप की ज्योमेट्री है सब निकालना सिखा दूंगा मैं, लेकिन प्रैक्टिस मांगता है, तो प्रैक्टिस आपको करनी है। मतलब जो मैं यहाँ करा रहा हूँ उनको तो कर ही लेना, 2 बार 3 बार जितनी बार कर सको, क्योंकि आप जब करोगे ना आपके लिए वैल्यू अलग अलग आएगी ठीक है। लेकिन एक बार सीख गए तो फिर कुछ भी आंसर सेम आएगा, कैसे भी निकाल सकते हो। तो आपको मैं फंडा सिखाऊंगा कैसे निकालना है, बस 2 तरीके बताएंगे, और भी हो सकते हैं तरीके तो, है ना। तो एग्जाम्पल लिखाया था क्या मैंने वहाँ पे? नहीं लिखाया। तो फर्स्ट है रिंग का मास m, रेडियस r, ठीक है। तो ये रिंग है, ये सेंटर है, ठीक है। अब जो ये रेडियस है, इसका मास है वो पेरीफेरी पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ठीक है। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूँ तो इसके अबाउट अलग आएगा। मान लेते हैं इसका I1 है और इसके अबाउट अलग आएगा, मान लेते हैं इसका I2 है। तो इसका जो I1 है वो I2 के बराबर नहीं होगा। बात समझ में? जैसे कि ये तो एक तरह से यूनिफॉर्म बॉडी हो गई, सब तरफ से एक जैसी, ठीक है। जैसे कि कोई डिफरेंट बॉडी ले ली दूसरी, जैसे कि मैंने बोल लिया डिफरेंट बॉडी मतलब डिफरेंट मटेरियल की बॉडी ले ली। डिफरेंट मटेरियल मतलब जैसे कि ये एक तो मैंने वुड की बॉडी ले ली, वुड, ये वुड है, वुड, ठीक है। और ये ले लिया आयरन का, ये यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म है? नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, क्योंकि इसमें मास का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है क्या? ये हल्का होगा ये भारी होगा, पता है। तो अगर मैं यहाँ इसके अबाउट I लूँ और इसके अबाउट I लूँ तो क्या दोनों सेम आएंगे क्या? अब मैंने बोला था जिसका मास ज़्यादा, जैसे सेंटर से जितने ज़्यादा दूर होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि मान लो ये पार्टिकल है, ये R1 डिस्टेंस पर है और सेम पार्टिकल ये R2 डिस्टेंस पर है। तो मैं इसके अबाउट निकालूंगा तो इसका I1 और इसका I2, तो देखा जाए तो R क्या होता है, I इक्वल टू क्या होता है mr स्क्वायर, I इक्वल टू mr स्क्वायर। तो जो ये R ये ज़्यादा है कि ये ज़्यादा है? ये ज़्यादा है ना, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा। बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं आपसे बोल दूँ ये I1 है I2 है, तो मैं बोलूँ I1 और I2 में रिलेशन क्या है, कौन ज़्यादा हो कौन कम होगा, इस बताओ। बताओ I2 ज़्यादा, हाँ पक्का? सर जो जनता की राय वो हमारी राय, हाँ। तो बेटा I2 कम होगा। इसके अबाउट देखो ना, ये ज़्यादा भारी है क्या? डिस्टेंस कितनी, भारी वाला मास पीछे है इसके अबाउट। कुछ समझ में आ रही बात? अरे यहाँ से आयरन यहाँ से शुरू हुआ है, तो आयरन है ना, मास पे भी तो डिपेंड कर रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसके अबाउट लोगे तो I1 ज़्यादा आएगा, इसके अबाउट लोगे तो I2 I1 से कम आएगा, क्योंकि वो जो मास है वो एक्सिस के पास शिफ्ट हो चुका है, मास एक्सिस के पास शिफ्ट हो चुका है। कुछ समझ में आ रही बात? थोड़ा बहुत सोचो, जिसका मास ज़्यादा, देखो मैंने क्या बोला था, इनर्शिया नाम सुना? इनर्शिया क्या होता था? प्रॉपर्टी होती थी बॉडी की, जिसका मास ज़्यादा उसका इनर्शिया ज़्यादा। तो जस्ट लाइक ये मास आई क्या होता है, जो वहाँ पे मास से काम करता है वो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया काम करेगा। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो मास पे तो डिपेंड कर ही रहे साथ में। और तो इसका मास ज़्यादा है कि इसका मास ज़्यादा है? इसका ज़्यादा है, तो इसके अबाउट इसका देखो, ध्यान से देखो, ये R1 मान लेते हैं, ये R2 मान लेते हैं, ठीक है। तो इसके अबाउट देखोगे ना तो आपकी ये
R1 होगी कि नहीं होगी। लेकिन अगर मैं इसके सेंटर तो क्या सेंटर और दोनों के अबाउट अलग अलग आएगा, सबसे इम्पोर्टेंट बात। तो बस ऐसे ध्यान रखो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, तो जो मास ज़्यादा दूर होगा तो उसकी एक्सिस से जितनी दूरी ज़्यादा दूरी ये होगी, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा आएगा और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम आएगा। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस पे भी डिपेंड कर रहा है। मान लो ये मास इधर हो जाए और ये इधर हो जाए तो ये उल्टा हो जाएगा। हाँ, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो ये बॉडी है ना, इसके अबाउट घूमेगी यूँ, तो जो भारी वाला मास है वो पीछे की तरफ है, तो जैसे जैसे आएगा तो मास पर डिपेंड कर रहा है ना। समझ में आ रहा है? कोई बात नहीं, अब ये तो नॉन यूनिफॉर्म बॉडी है, सबके सिखाएंगे। बस ध्यान रखना डिपेंड करता है मास पे, डिस्टेंस पे कितनी दूर है ना। जो ज़्यादा दूर होगा वो उस पर भी डिपेंड करता है। तो I1 की वैल्यू ज़्यादा आएगी, ठीक है। I1 में है ना दोनों आएंगे बेटा, ये भी लेंगे और ये भी लेंगे, ठीक है। और I2 में दोनों आएंगे, ये भी लेंगे और ये भी लेंगे। लेकिन इसके साथ ये वाला आयरन लूँगा ना तो ये वाली डिस्टेंस ले लेंगे, और इसके साथ तो ये रहेगी। मान लो मैं ओनली इसी के अबाउट लेंगे तो इसको 0 मान लूँगा, और इसके लिए इसको 0 ले लेंगे अगर ये पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लो। लेकिन पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं ले सकता ना, ये रोड है एक तरह से देखा जाए तो, नॉन यूनिफॉर्म रोड है, ठीक है। टेंशन वाली कोई बात, बस आपको ये ध्यान रखना I1 की वैल्यू ज़्यादा है I2 से, ये ध्यान रखो बस, है ना। शुरू से फर्स्ट बोल पे बोल्ड कर दिया आपने। मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, ये किस किस पे डिपेंड करता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास पे डिपेंड करता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन किस एक्सिस के अबाउट, I1 के अबाउट अलग आएगा, I2 के अबाउट अलग आएगा। लेकिन अगर I2 अगर सेम नीचे वाली पे भेज दूँ तो I2 और I2 सेम हो जाएंगे। पता नहीं सर क्या बोला आपने, ध्यान मत दो, कुछ लाइन लिखो इसके सम्मान में, क्योंकि जहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाए तो वहाँ लाइन लिखा देनी चाहिए ताकि तुष्टता कम हो जाएगी। मतलब ऐसे ध्यान रखो, जिस एक्सिस ऑफ रोटेशन से मास ज़्यादा वाला मास दूर होगा ना उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा आएगा। कुछ समझ में आ रही बात? एक्सिस ऑफ रोटेशन से ज़्यादा वाला मास दूर होगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा आएगा। अब इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से ज़्यादा वाला मास पास है कि दूर है, I2 के रेस्पेक्ट, हाँ पास है तो इसका कम आएगा। लेकिन इस एक्सिस के अबाउट ज़्यादा वाला मास दूर है कि पास है, दूर है तो इसका ज़्यादा आएगा। तो क्या ध्यान रखना है, जिसका मास ज़्यादा उस एक्सिस के अबाउट जिसका मास ज़्यादा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा आएगा, और उस एक्सिस के अबाउट जिसका मास ज़्यादा वाला मास पास है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम आएगा। तो वुड का कम है ना, तो ज़्यादा वाला मास तो दूर है ना, यही बात समझ में। उस एक्सिस के अबाउट ज़्यादा वाला मास दूर है कि नहीं है? अरे इसका मास वुड का और मास आयरन का किसका ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा वाला मास दूर है इसके अबाउट, इससे जो ज़्यादा मास दूर होगा उसका ज़्यादा आएगा। मैं पूरी बॉडी का ले रहा हूँ, ये इंडिविजुअली का नहीं, इसको ऐसे मत कर देना I1 + I2, ऐसा कुछ नहीं है। वो डिपेंड करता है, फिर अभी मैं सिखाऊंगा, अभी तो शुरुआत है, कुछ भी नहीं है ऐसे। बस ये आपको फीलिंग दिलाने के लिए कि जिसका मास ज़्यादा है दूर है उस एक्सिस के अबाउट। अभी इस एक्सिस के अबाउट ये पास है कि दूर है, ये ज़्यादा वाला ये ज़्यादा वाला, ये वाला ज़्यादा वाला, तो इसका कम आएगा। और इसके अबाउट ये ज़्यादा है कि ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है तो इसका ज़्यादा आएगा। इसलिए मैंने I1 > I2 बोला, ठीक है। चलो लिखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सर ये मोई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी ड्यू टू विच it opposes the any change, due to which it opposes the any change in its rotational motion.
अपोजेज द एनी चेंज इन इट्स रोटेशनल मोशन, मतलब ये एक तरह से इनर्शिया वाला काम कर रहा है, क्योंकि ये मास का काम कर रहा है तो ये इनर्शिया का काम करेगा। कुछ समझ में आई बात? नेक्स्ट लाइन लिखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखो MOI लिख दिया करो, है ना, ज़्यादा इतना बड़ा नहीं लिखना, पता लगे एक सेंटेंस खत्म हो जाए तब तक आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते रह जाओ, है ना। इसीलिए देखो हर जगह जहाँ आओ बोलते हैं ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। क्यों बोलते हैं? हाँ लो, आपका नाम है कुंवर महेंद्र प्रताप सिंह, है ना। अब किसी ने बोला, स्कूल में बोला मैडम ने कि बेटा कुंवर महेंद्र प्रताप सिंह पर ऐसे लिख के लाना है ना, उसकी डेली दिनचर्या लिख के लानी है। तो वो लिखता गया, हाँ कुंवर महेंद्र प्रताप सिंह सुबह इतनी बजे उठते हैं, फिर लिखते कुंवर महेंद्र प्रताप सिंह इतनी बजे घूमने जाते हैं, फिर कुंवर महेंद्र प्रताप सिंह। अब उससे बोला था, अब वो बड़ा 2 पेज का भर के ले आई लड़की, ठीक है, उसे पता लगा मान लो 100 लाइनें थी, है ना, तो 75 लाइन तो उसका नाम ही है बस, है ना। तो फिर जुगाड़ क्या किया, फिर जुगाड़ आया प्रोनाउन का, उसको ही बोल दिया गया है बस। फिर पता लगा 25 लाइन में काम खत्म ठीक है, इसलिए ही प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। तो बोलते हैं ना आवश्यकता है आविष्कार की जननी। सर अंग्रेजी पढ़ा रहे हो क्या? नहीं, अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे, ठीक है। मोई टेल्स अस अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, मतलब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बताता है कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो। अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन को क्या लिखना है? AOR, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेल्स अस अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब हमें ये बताएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें बताएगा कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, मतलब जिसका मास ज़्यादा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा, है ना। और डिस्ट्रीब्यूट कैसे है, जैसे मान लो ये रिंग है तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होता है, और डिस्क हो जाए तो डिस्क तो क्या है, सभी तरफ पूरी तरफ फैला हुआ है मास, तो उसका उससे कम होता है। कितना कम होता है? उससे ज़्यादा ही होता है, जबकि मास सेम है। सोचो, तो समझ में आ रही बात क्या बोला मैंने? जैसे मैं बताऊँ ऐसे ही, देखो पता नहीं है लेकिन ध्यान रख लो, ये डिस्क है, इसके अबाउट में बात कर रहा हूँ। क्रॉस का मतलब क्या? इनसाइड था ना, तो इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ, अगर इसका मास m रेडियस r हो, डिस्क है, तो इसका है ना mr²/2 होता है। लेकिन ये रिंग पे पहुंचा दूं मैं, यहाँ पे एक छेद किया, उसको चिपका दिया, बिल्कुल बाहर तक ले गया, मास बिल्कुल पेरीफेरी पे चल गया, तो उसी एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² हो जाएगा। तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन पे भी डिपेंड करता है। तो यही बता रहे हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बता रहा है? मास के डिस्ट्रीब्यूशन को बता रहा है। जैसे कि अब जरूरी थोड़ी हर बार एक जैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा हो, है ना। जैसे कि एक और एग्जांपल देते हैं, अभी तो बस मैं आपको बॉडी के बारे में बता रहा हूँ, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने पढ़ाया ही नहीं, कुछ भी नहीं बताया मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में, ठीक है। अभी तो बॉडी बता रहे हैं, डिफरेंट टाइप की बॉडी होती है, कैसे बॉडी होती है, कैसे लिविंग बॉडी होती है, कैसे डेड बॉडी, जानते हो ना। अरे ये डेड बॉडी है, इसको क्या लिविंग बॉडी बोलते हो क्या? सर अगर मास कम हो जाए, डिस्टेंस ज़्यादा हो जाए, तो फिर भी वो इनर्शिया ये ज़्यादा ही होगा आएगा, क्योंकि डिस्टेंस पे भी तो डिपेंड कर रहा है। r², मास स्क्वायर में बढ़ेगा, r²। अभी बात समझ, तो मान लो 2 बॉडी का मास सेम हो और एक पास एक दूर हो, तो दूर वाली का ज़्यादा होगा, किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट। डिपेंड करता है कि किस एक्सिस की बात कर रहे हो आप, क्योंकि वो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे भी डिपेंड कर रहा है। जैसे कि मान लो ये एक डिस्क मान लो सेंटर के अबाउट mr²/2, लेकिन ये इसके अबाउट भी तो घूम सकता है ना, तो उसका अलग आएगा। इसके अबाउट भी तो घूम सकता है, उसका अलग आएगा। है सर? ये क्या है? ये पढ़ नहीं लगा क्या आपने? तो कभी समझ में नहीं आया पढ़ने की क्या बात है चलो कोई बात नहीं, सब समझ में आएगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल और लेते हैं। ये तो क्या है, जैसे यूनिफॉर्मली सब जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन कुछ ऐसे भी हो सकता है कि जैसे कोई एक रोड ले ली मैंने, अब ये ऐसी रोड है,
जिसमें लेमडा इक्वल टू लेमडा नोट एक्स। लेमडा क्या है? अरे वो है, सिंबल से समझ में आ जाता है आजकल। इसको क्या होता है? लीनियर मास डेंसिटी। तो ये एक्स के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। मैंने बोला कि जो एक्स है वो ऐसे है इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब मैंने बोला कि ये I1 है और ये I2 है, तो किसका I ज़्यादा होगा? I1 ज़्यादा होगा या I2 ज़्यादा होगा? डिस्टेंस है ना यहाँ से, डिस्टेंस फ्रॉम I1 ज़्यादा हो, क्योंकि ये मास डिस्ट्रीब्यूशन है क्या। ये जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा वैसे लेमडा बढ़ता जाएगा, तो लेमडा की वैल्यू इधर जाने पे बढ़ेगी क्या, तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ रहा है क्या। मास का डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ रहा है तो I1 की वैल्यू ज़्यादा होगी I2 से। कुछ समझ में आई क्या बात? तो आप लिख लेना यहाँ, ये वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? वेरिएबल है। किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्स पे। जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे लंगड़ा बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो आप लिख लेना इसको। देखो रिंग का, ये डिस्क का, रोड का तो आपको क्या याद यहीं पे करवा दूंगा क्लास में, ये तो क्लास में याद हो जाएंगे, लेकिन ये याद करोगे तब जाके आपका काम बनेगा, बस ये ध्यान रख लेना। और जो मैं बोल दूँ किसको तो कर ही लेना, मतलब वो करना है, वो करना है, मतलब करना ही है। देयर इज नो अदर ऑप्शन। क्योंकि जो चीज़ें है ना काम आती है ना, अगर वो आपको याद नहीं है तो आपको दुख देगी। जो चीज़ें काम आ रही है अगर वो आपको याद नहीं है तो वो क्या देगी? दुख देगी। तो इसलिए पहले बोल देता हूँ वर्क पावर एनर्जी पढ़ के रखना, ठीक है। बता देता हूँ तो कितने साल पहले बता देता हूँ, कम है ये बात, कितने सालों पहले बता देता हूँ, और फिर साल के किसी भी दिन टेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो इससे क्या आप मेंटली प्रिपेयर हो गए। आप मानोगे नहीं, मैं पहले तो, अभी तो फिर भी नहीं, मैं तो रैंडम टेस्ट ले लेता था, कभी पढ़ा रहा हूँ आधे घंटे पढ़ा के लो टेस्ट दो, बोर्ड पे तुरंत क्वेश्चन लिखे मैंने कहा लो टेस्ट दो, है ना। मतलब बच्चे मेंटली इतने प्रिपेयर हो जाते थे कि कभी भी टेस्ट दे देते थे, कभी भी चलो ठीक है टेस्ट है क्या, अच्छा अच्छा बोर्ड का अच्छे से आते हैं, ऐसा प्रिपेयर ऐसे हो कि जब हथियार उठा लिया जब युद्ध कर लो, ठीक है। आई बात समझ, हथियार क्या है? कलम, ठीक है। इसको ठीक है, चलो अपन कैलकुलेशन करते हैं अब। कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हमने दो बॉडी के बारे में पढ़ा था, किसमें? सेंटर ऑफ मास में। एक तो डिस्क्रीट बॉडी और एक कंटिन्यूस बॉडी, नाम सुना है क्या? डिस्क्रीट बॉडी और एक कंटिन्यूस बॉडी। तो अपन फर्स्ट बात करेंगे डिस्क्रीट बॉडी की। डिस्क्रीट बॉडी मतलब जिसके पार्टिकल को अपन गिन सकते हैं कि 1 2 3 4 5, और कंटिन्यूस में टमाटर छिले थे क्या, घुमा दिया था, याद है? याद है ना। तो अपन उसको काउंट नहीं कर पाए थे, तो कंटिन्यूस बॉडी। और जिसको एक टमाटर दिया था 2 टुकड़े कर दिए, काउंट कर सकते हैं क्या? डिस्क्रीट बॉडी। 4 कर देंगे, काउंट कर सकते हैं क्या? डिस्क्रीट बॉडी। लेकिन उसको मिक्सर में लगा के घुमा दिया, ग्राइंडर में, सर हम तो कर सकते हैं सर, हम तो काउंट कर सकते हैं सर। तो फिर आपके लिए वो आइडियल कंडीशन मान लेंगे और उसको जीरो बराबर जीरो बोल देंगे, क्योंकि ना आइडियल इज पॉसिबल ना यू आर पॉसिबल। पता नहीं सर क्या बोल दिया, लेकिन जो भी बोला कोई बात नहीं। लिखो डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम, डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम। तो ये मान लेते हैं ये अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन है AOR, ठीक है। अब मैंने बोला कि यहाँ से किसी R1 डिस्टेंस पर एक मास रखा हुआ है जिसका मास है m1, और मैंने बोल दिया यहाँ से R2 डिस्टेंस पर कोई मास है m2। मैंने बोला कि मुझे इसके अबाउट I निकालना है, तो क्या हम निकाल सकते हैं क्या? तो क्या आएगा बताओ? मोमेंट ऑफ इनर्शिया
अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, कुछ नहीं करना, पार्टिकल है m1, डिस्टेंस कितनी r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर, खत्म। ये हो गया इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नहीं आता आपको? टफ है क्या है? इजी तो है, फिर पता नहीं क्यों नहीं आ रहा आपको। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लो हमारे ऐसी थी, मान लो मैं ऐसे कर दूं, मतलब ध्यान रखना, मतलब मैं मिनिमम डिस्टेंस लेनी है। मिनिमम डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। याद है डी मिनिमम लेते थे, कुछ याद है क्या? यहाँ से एक वैल्यू ये आया पार्टिकल, यहाँ से मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी, ऐसा कुछ करते थे ना। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस, तो वो मिनिमम ली जाती है, दैट इज़ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मान लो अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारी ये हो जाए, मान लो ये I2 है, इसके अबाउट मुझे इसके अबाउट निकालना है, और मेरा पार्टिकल एक यहाँ पर है, एक पार्टिकल यहाँ है, मान लेते ये m1 r1 m2 r2, तो इसके अबाउट क्या आएगा I2। चलो इसको r1 डैश बोलते हैं, इसको r2 डैश बोल देते हैं। अब बताओ आई बात समझ में? तो ये अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो I2 क्या हो जाएगा, m1 r1 डैश का स्क्वायर प्लस m2 r2 डैश का स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो क्वेश्चन करें, कैसे पार्टिकल होंगे, जितने पार्टिकल है सबको ऐसे कर दोगे क्या? मान लो तो दो थे यहाँ 10 हो जाएंगे, तो m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस जैसे m1 m10 r10 का स्क्वायर जोड़ दोगे। ये डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम में हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे निकालना है। बात समझ में आ गई? क्योंकि इस एक्सिस से मास जितना दूर है उसका स्क्वायर इनटू वो मास। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं। ये हो गया क्या? चलो क्वेश्चन करते हैं। देखो देखो कुछ और समझ में आया नहीं आया, क्वेश्चन जरूर लगेंगे आपसे क्वेश्चन जरूर लग जाएंगे आपसे सारे। कोशिश तो ये रहेगी, अगर आप पढ़ते हो तो, नहीं पढ़ोगे तो फिर रहे नाम भगवान का। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, सर डायरेक्ट स्क्वायर से शुरुआत, हाँ सर यही करेंगे। ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई, ये वाई। अब मैंने बोला ये 1 kg है, ये 2 kg है, ये 1 kg है, ये 2 kg है। स्क्वायर टाइप है, मतलब स्क्वायर के कोने पे वर्टेक्स पे मास रखे हुए हैं। ठीक है, ये x है, ये y है, और यहाँ पे मान लेते हैं z। z क्रॉस बना दिया मास के ऊपर, मास के ऊपर परपेंडिकुलर। ठीक है ना, ये z है। तो हमें क्या क्या निकालना है? तो लिखो फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट है आई एक्स, सेकेंड है आई वाई, थर्ड है आई जेड। चलो एक एक्सिस ये ले लेते हैं, इसको I4 बोल देता हूँ मैं। फोर्थ है I4। निकाल सकते हो क्या? आपके पास बहुत कम समय है। कितना? बहुत कम। डायगोनली बना दिया मैंने, I4 है ना। सिमेट्री ना, इसलिए आ गया। फोर्थ में I4, 4 के अबाउट डायगोनली बना रखा है ना।
ज़्यादा रहेगा 13 मान लो आपका, कितना आ रहा है? मिनिमम डिस्टेंस लेनी है एक्सिस से। जीरो हो जाएगा क्योंकि वहाँ मिनिमम डिस्टेंस जीरो ही है वहाँ पे। I said 32 नहीं 24 आएगा, 1 kg पे तो जीरो है ना, 1 kg पे है ना, वो तो जीरो। ये तो मिनिमम डिस्टेंस कितनी ली? 2 अच्छा, किसका सही है? दोनों सेम आएगा क्योंकि देखो सिमेट्री तो है बेटा, समझ में आ रहा है? हाँ 24 आ रहा है सर। आ गया ना? i4 कितना आ रहा है? 10 गलत, सही है। i4 कितना आ रहा है? 10 गलत है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए डरने की कोई बात नहीं है, बस मैं चेक करना चाहता हूँ आपको आपके खुद के लॉजिक काम करते हैं कि नहीं करते, सिर्फ सर्वर बढ़िया काम कर रहा है नहीं कर रहा। i4 8 i4 8 आएगा, थोड़ा थोड़ा काम करते रहेगा बेटा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस लो एक्सिस से, हाँ वही तो, वो क्या कंपोनेंट ले क्या? कंपोनेंट मत ले लेना इसमें, पूरे रोटेशनल में कोई कंपोनेंट काम नहीं आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, उड़ जाओगे। वो आपको देगा, वो ऐसा देगा, आप सोचोगे यार कंपोनेंट ले लेते, उड़ जाओगे। वो देगा, जानबूझ के देगा वो एग्जामिनर चाहता ही है कि आप गलत करो, वो क्वेश्चन इस टाइप के देगा आपको। तो वहाँ पर आपको नकल में थोड़ी बहुत अकल लगानी है। तो देखो देखो आई एक्स निकाल रहा हूँ मैं इस एक्सिस के अबाउट। देखो ये तो अपन आप आपस में बाय बाय बोल गए, क्योंकि इस एक्सिस के अबाउट इसकी डिस्टेंस कितनी जीरो, इस एक्सिस के अबाउट इसकी डिस्टेंस कितनी जीरो, मतलब आपके लिए लिख रहा हूँ 1 × 0 का स्क्वायर प्लस 2 × 0 का स्क्वायर। आगे बात समझ में? अब ये बचा प्लस 1 × 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 2 का स्क्वायर, 2 × 2 का स्क्वायर कितना आया? 8 और 4 12, 12 किलोग्राम × मीटर स्क्वायर। आगे बात समझ, यही क्या था क्या? अब सिमिलरली क्या वाई के अबाउट भी सेम आएगा क्योंकि ये जीरो हो गया, ठीक है, लेकिन वो बाय डिफॉल्ट सेम आ रहा है। मालूम मास अलग अलग हो जाए तो फिर अलग अलग आएगा ना, हाँ, क्योंकि मैंने यहाँ 1 2 यहाँ 1 2 दे रखा है इसलिए सेम आ रहा है। मान लो 1 2 3 4 दे दूँ तो चेंज हो जाएगा, है ना। तो आई वाई क्या आएगा? 12 kg × मीटर स्क्वायर। आई जेड क्या आएगा? अब ध्यान से सुनो, आई जेड नहीं आया? देखो बेटा आई जेड ये है क्या? इस ये तो जीरो हो गया, इसके अबाउट इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही है, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही है, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही तो है। कुछ समझ आ रही है? ये इसका एंगल कितना है? देखो देखो ये इससे यूं करके यूं बनाओ ना, बढ़िया 90 नहीं आया? नहीं आया? ओह मैन, गुड क्वेश्चन। ये आपस में क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर है क्या? ये मान लो इस जगह पे ये अंदर जा रहा है तो ये वाली परपेंडिकुलर जो यहाँ से डायरेक्ट मिलाएंगे यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी ना इससे। यार देखो ये क्या है? एक्स वाई जेड, ठीक है। अगर पार्टिकल यहाँ रख दिया जाए इस जगह पे तो उससे डायरेक्ट मिला दूँ, क्या परपेंडिकुलर नहीं है क्या वाई से? तो वही तो ये इमेजिंग नहीं कर पाते। अब जब ये छोटी छोटी चीज़ों में इमेज नहीं कर पा रहे तो
आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, चलो ठीक है, कितना आएगा 2 × 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 2 का स्क्वायर प्लस 1 × अब ये पता होना चाहिए कितना आएगा 2√2 2√2 आएगा ना, तो 1 × 2√2 का होल स्क्वायर, तो कितना बचा 8 24 kg मीटर स्क्वायर। अब I4 निकालना है, देखो क्या करना है। अब ये कितना है 2√2, तो इसको √2 इसको √2 बोल दो क्या, ये परपेंडिकुलर होगा क्या इससे, स्क्वायर है क्योंकि इसके डायगोनल भी आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, पता है ना स्क्वायर में, लेकिन रेक्टेंगुलर में डायगोनल परपेंडिकुलर नहीं होते, बचपन की बात है। तो अगर ये नहीं पता तो आप इनको जब आप बड़ी क्लास में ले जाओगे तब तो सिखाई जाएगी आपको ये चीज़ें कि ये √2 इसकी जब ये डायगोनल आपस में कट करेंगे तो ये 2 है, ये 2 है, तो ये बहुत मतलब स्पेशल क्लास लोगे आप, एक्स्ट्रा बहुत हाई लेवल की मैथमेटिक्स, तब जाके आप समझ में आएगा कि ये 2 है तो ये 2√2 कैसे आया, है ना। इसको आधा करोगे तो √2 और √2 हो जाएगा, ये भी आप बहुत स्पेशल क्लासों में जाके पढ़ोगे, है ना। ठीक है चलो, तो ये कितना हो जाएगा 2 × √2 का स्क्वायर प्लस 2 × √2 का स्क्वायर। ये समझ में आया कैसे लिखा बेटा, ये है अपनी I4 ये एक्सिस, तो इसके अबाउट परपेंडिकुलर ये डिस्टेंस है ना, और इसके अबाउट परपेंडिकुलर ये है, इसके अबाउट ये कितनी है, कितनी डिस्टेंस है 0, ये एक्सिस के अबाउट अच्छा हाँ 0। 0, तो ऐसा आएगा, तो कितना आया 4 4 8, क्या ऐसे ही किया था क्या आपने, ऐसे ही किया था, झूठ बोलना पाप है ना, नदी के ना आंसर आ गया, हाँ ठीक है, गलती से तुक्का बैठ जाता है, आ गया, टफ है क्या, हाँ खींचो खींचो। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ, देखो ये तो अभी ये तो बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन तो आते नहीं मार्केट में ऐसे क्वेश्चन तो आते नहीं है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं निकाला था क्या, सॉरी सेंटर ऑफ मास नहीं निकाला था क्या, आता है निकालना ऐसी बॉडी का सेंटर ऑफ मास आता है ना, ध्यान रखना मास सेंटर ऑफ मास निकालना आना चाहिए। आप गलती करोगे, मेरे बताने के बावजूद गलती करोगे, है ना, पहले बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल यहाँ और एक पार्टिकल यहाँ, 1 kg 2 kg 2 kg, ये x मान लो, ये y मान लो, और ये z मान लो, ठीक। ये 2 मीटर, ये 2 मीटर, ये 2 मीटर, कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसके बारे में हमें सब कुछ पता है कि नहीं पता। ये एंगल कितना होगा बेटा, पक्का, देखो किसी और के कहने पर कभी बात नहीं मानी है बेटा। ये एंगल कितना होगा ये वाला 60, मतलब ये भी 60, ये भी 60, गजब है, और ये 60 बताओ, और ये 60 30 इक्विलेटरल ट्रायंगल में सब एंगल इक्वल होते हैं, नाम है छुपा इक्वी, नाम है छुपा सब कुछ, है ना। तो ये सेम साइड, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, IX निकालना है, IY निकालना है, IZ निकालना है, और I4 भी निकालना है। सर ये I4 का है, चलो बना देते हैं, सोचते हैं I4 का बनाए, ये बना देते हैं, लो I4, ये I4 इसके अबाउट निकालना है, ठीक। ये ना यहाँ पे रखा हुआ है पार्टिकल, इसके सेंट्रोइड पर, इसके अबाउट I4 के अबाउट,
ये बनाते हैं। हाँ बताओ कैसा है, बताओ कैसा है। सर i6 आ रहा है। iX, हाँ ठीक है। i/10 ये i4 है ना, मैं थोड़ा सा और चेंज कर रहा हूँ। उसने अच्छी बात बताई, इसको ऐसे रख देते अपन। आपने कहा ना, बता दिया, बस कर दो। अब i4 कर लिया था क्या आपने? क्या बात कर लिया? नहीं कोई बात नहीं, वो तो काम आएगा ऐसे ही। नहीं वो तो काम आएगा, लाइन तो खींचनी पड़ेगी ना आपको, वो लाइन तो निकालनी पड़ेगी ना। तो बस, तो आप उसके सेंट्रोइड ही है, सेंट्रोइड। सेंट्रोइड, इस पर i4 है। मुझे क्या पता, मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। सेंट्रोइड का फॉर्मूला लग गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल देने के बावजूद सेंट्रोइड ढूंढ रहे हो आप। क्या एक मीडियन मान लो, क्या मीडियन है तो उसका सेंट्रोइड इसको 2:1 में डिवाइड करता है क्या? चलो वो भी छोड़ो, ट्रायंगल का आपको सेंटर मास पता है क्या? ये भी नहीं पता। वर्टिकल अगर पूरी h हाइट हो तो नीचे से h/3। तो वही तो सर मैं बोले 2h/3 और h/3। तो अगर आप बोलते हो ना, आपने कहा हाँ सर पता है, ऐसा कुछ बोला क्या आपने? नहीं मैं मन में बोला होगा। हाँ यही बोला 2h/3 h का h तो कुछ बोला ही नहीं मैंने। मतलब पूरी डिस्टेंस है। तो फिर आपको पूरा बोलना चाहिए ना। तो जब तक डिफाइन नहीं करोगे पूरा, जब तक अपन उसको राइट नहीं मानेंगे। चलो कोई बात नहीं, हो जाती है आपसे गलती। 6, 10 और 16 कर लिया बेटा। तो फिर आराम किसे हो रहा है फिर? चलो इतना तो मैं लिख देता हूँ, ये आप नहीं कर पाओगे तो मैंने कर दिया। अब इसको आप करके बताओ। गलत है, 9 वो भी गलत है। आप तो बस इसको बता दो ये कितना आएगा। इसको R मान लेता हूँ मैं। अब बताओ कितना आएगा। 2/3 क्या ये भी R ही होगा क्या? क्या ये भी R ही होगा क्या? अब R आपको निकालने आनी चाहिए। सर r 2√3/3 है कि नहीं? 2√3/3 है। √2R, √3/3 R की वैल्यू निकालनी है। √2R क्या? R को भी √2R बोल दिया। नहीं r 2√3/3 है कि नहीं? 2√3, 3/3 Two- 2√3 हाँ सही है, लेकिन उसको और सिंप्लीफाई करोगे तो √2/√3 हो जाएगा ना। हाँ 2/√3 सही है। अब ये मैं नहीं बताऊँगा कैसे आया, क्योंकि ये आपका वो माना जाएगा। क्या माना जाएगा? क्या माना जाएगा? हाँ? यही तो आ रहा है ना। मैं आपकी शान के खिलाफ नहीं जा सकता इन चीज़ों में, है ना। हाँ इसलिए। हाँ बेटा नहीं आया? देखो ये कितनी 60, ये लो 30। अब तो निकाल सकते हैं। ये कितना 1, ये नहीं आता निकालना। अब तो कर लो 20/3 सही है। अरे देखो एक का आते सबका आ जाता है। ये तो क्वालिटी आप में तुरंत ट्रांसफर हो जाता है मोमेंटम। मेरा तो 8 ही आ रहा है। 8 आ रहा है, गलत है फिर तो क्योंकि सही तो यही है। देखो बेटा ये 2 है, ये 2 है, ये 1 है। अच्छा वो 1 था क्या? अच्छा वही मुझे पता है ना, क्योंकि आपने वहाँ पे गलती की होगी। आ गया बेटा? आया नहीं आया? नहीं आया? चलो देखो अभी तो यार
छोटी छोटी ज्योमेट्री में आप उलझ रहे हो तो पता नहीं देश कैसे आगे बढ़ाओगे। देखो फर्स्ट आई एक्स की बात करते हैं। देखो ये दोनों तो गए, ये बचा है, ये कितना होगा? नहीं आया बेटा, ये वाली लाइन नहीं आती निकालना आपको? कितनी आई? √3 ठीक है, आपको आ गया? नहीं आया? देखो देखो, जब भी ऐसे दुख दर्द आ जाए, ये क्या है 2, ये कितना है 60, ये वाली लाइन कितनी होगी, ये वाली कितनी होगी, ये तो चाहिए मुझे, ये 2 sin 60 बोल दूँ क्या? इसे भी निकाल सकते हो, कंपोनेंट ले लो, पाइथागोरस लगा दी होगी आपने, वो 200 वाली, 2 का स्क्वायर रूट में माइनस का 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा इसका स्क्वायर, रूट लगा दो, इसे क्या होगा आपने, ये भी कर सकते हो, बहुत मेथड है। तो ये कितना हो जाएगा √3 होगा ना, तो कितना आया 2 × √3 का स्क्वायर, ये आ रहा है क्या? कितना आया 6, तो ये 6 आ गया kg × मीटर स्क्वायर। सेकंड आई वाई कितना आएगा? ये कितना है 1 मीटर, ये कितना है 2 मीटर, आ गया आई वाई। तो 2 × 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 2 का स्क्वायर, ये आया था क्या 10 आया था क्या? ये आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको समझ में? तो एक्स पे है ना, तो मैं तो वाई के अबाउट बोल रहा हूँ ना, वाई तो यूँ है ना, वाई से इसकी डिस्टेंस कितनी 1 मीटर, वाई से इसकी डिस्टेंस कितनी 2 मीटर। वो तो एक्स एक्सिस पे है ना, तो वो तो वाई पर 0 चला जाएगा। क्या 0 है? वो तो मान देखो अगर मैं x के अबाउट पूछूंगा ना तो ये 0 होगा और ये 0 होगा, लेकिन ये 0 नहीं हो रहा, अच्छा अलग अलग इसके अबाउट पूछ रहा हूँ मैं, हाँ तो ये 0 नहीं होगा और ये 0 नहीं होगा, क्योंकि इससे कुछ डिस्टेंस है मिनिमम। हाँ समझ पता है नहीं, समझ में आ रहा है, पता लगे सर खुद ही समझ रहे। आई जेड कितना आएगा? अब देखो आई जेड में क्या ये 0 हो जाएगा? क्या ये डिस्टेंस हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी? क्या ये डिस्टेंस हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी? तो 2 × 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 2 का स्क्वायर कितना आया 16 kg × मीटर स्क्वायर आया। क्या मुझे I4 बताना जरूरी है क्या? क्या मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ ऐसे करके? 2 × कितना था 2/√3 का स्क्वायर, नहीं कर सकता क्या? 2 से तो कर सकता हूँ, चलो प्लस 1 × 2/√3 का स्क्वायर। अगर मैं 3 से कम मल्टीप्लाई करता जब वहाँ 2 होता तो आपने वही किया ना, आ गई कितने आया? ये 20/3 आएगा। ये कुछ समझ में आ रहा है? आया? आ रहा है धीरे धीरे समझ में आ रहा है, चलो कोई बात। इट इज इनफाइनाइट स्लो प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक्स इनफाइनाइट स्लो प्रोसेस। इनफाइनाइट स्लो प्रोसेस भी होता है क्या? इनफाइनाइट स्लो प्रोसेस इज कॉल्ड क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, नाम सुना है क्या? थर्मोडायनेमिक्स चल रही है ना आपके? हाँ अभी तो रेडिएशन का चलो हो गया, कुछ समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर आ रहा है। देखो ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे आप सेंटर मास पढ़ रहे हो, आ रही है क्या? वहाँ तो सही कहते हैं, गलत क्यों कर रहे हो फिर? चलो एक और देते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये 2 kg
ये 1 kg, डिस्टेंस 3 मीटर। ठीक है, ये है इसका सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो इसके अबाउट आई निकालना है हमें, निकाल दो फटाफट। सेंटर मास पता आता ही है हमें, कोई डाउट वाली बात है ही नहीं। बस पीछे पेज क्यों पलटे जा रहे? अच्छा हाँ सेंटर मास निकालना आता है ना, इसलिए मैंने डिस्टेंस नहीं दी, टोटल दे दी लेकिन। तो कर दो फिर फटाफट, क्योंकि आपको सब कुछ आता है। क्यों? पलट लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। अच्छा, मिलना भी चाहिए, मतलब लिखा हुआ तो मिलेगा। करो फटाफट करो, आपके पास कुछ सेकंड है बस। सेंटर मास निकालना नहीं आ रहा, कैसे दे सकते? 2 kg से 1 मीटर, सही है। आपको पता हो ना, वो जो डिस्टेंस है वो इन्वर्सली मास के प्रोपोर्शनल होता था, याद है? उसी से लगा, अब तो कर सकते हो। देखो, ये मान लो x1 है, ये मान लो x2 है, तो क्या कर सकते हैं? x1 अपॉन x2 है ना, वो मास के इन्वर्सली होता है, मतलब m2 अपॉन m1। और एक इक्वेशन x1 प्लस x2 कितना है? 3 मीटर। अब कर लो। देखो, मैं आपको एक और लॉजिक बताता हूँ। क्या? 6, सही है। आ गया? ये कुछ, अरे ये कुछ पता है क्या होता है ये, ऐसा कुछ? ठीक है, मैं एलजेब्रा शुरू कर दिया गया मैंने, है ना? हाँ, m2 कितना है? m2 क्या है? 1, और m1 कितना है? 2। तो आपको फील हो रहा होगा x1 तो 1 आ रहा है और x2 2 आ रहा है। x1 1 आ रहा है, x2 2 आ रहा है, ये आ रहा है क्या? 6 पीछे kg मीटर स्क्वायर। देखो, यूनिट पे ही फोकस करना, एक तो पता लगे सब कुछ फोकस हो जाए और आंसर गलत कर दो यूनिट की वजह से। क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन वही रहेगा जो आपका गलत, जो आपके फर्स्ट आंसर आएगा ना और वो गलत होगा, वो ऑप्शन फर्स्ट में मिलेगा। ये होता है क्योंकि वो ऑप्शन भी इसी तरह से डिसाइड करते हैं। जो ऑप्शन बनाते हैं ना, वो भी इसके अकॉर्डिंग ही बनाते हैं कि जो आपको पहला आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन मिले, और आप बिल्कुल बिना किसी हिचकी से आगे टिक बढ़ जाओ, आगे -1 लेते हुए आगे बढ़ जाओ। ठीक है, क्या आ गई? क्या बात समझ में? बेटा आ गया? नहीं आया? कितना आया? 6 आ गया। चलो, तो इसको बताओगे निकाल के? मतलब आपने कर लिया, कितना है आई की वैल्यू? कितनी है? 6 kg/मीटर स्क्वायर। देखो, इसको एक सेकंड मेथड से और कर सकते हैं, लेकिन इसको मैं जनरली काम पे नहीं लेता क्योंकि बच्चे इसमें उड़ जाते हैं। ठीक है, क्या मतलब आई सेंटर ऑफ मास है ना, वो μ × r² भी होता है।
ये म्यू क्या है? म्यू क्या पढ़ा गया? M1 plus M2 पूरी M1 M2 अपॉन M1 रेड्यूस मास। और ये आर क्या है? दोनों के बीच की डिस्टेंस। देखो सोल्व करो कितना आ रहा है। एम म्यू कितना है? M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2। M1 M2 कितना है? 1 × 2 1 + 2। ये है क्या? इसी से किया था? अच्छा अच्छा अच्छा, आपको पता था? अच्छा अच्छा। तो ये आएगा 3 × 9/3। आप तो उस टाइम बोल रहे थे सर ये रेड्यूस मास क्यों पढ़ा रहे हो? बोल रहे थे ना कि सर ये क्रिटिकल चीज़ें क्यों पढ़ा रहे हो? ये लिख लेना R = डिस्टेंस बिटवीन टू। ये R डिस्टेंस बिटवीन दिस इज R। ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट देगा, लेकिन क्योंकि मैं पूछा वही था। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर, देखो डिस्क्रीट बॉडी के लिए कर लोगे ना। अब कंटिन्यूस बॉडी की बात करते हैं क्योंकि आता यही है, आता यही है। तो देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया MOI फॉर कंटिन्यूस बॉडी। कंटिन्यूस बॉडी के लिए बात करेंगे। रैंडम कोई भी बॉडी ले ली, ये इसके अबाउट आया निकालना है मुझे ना। ये मान लेते हैं अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है। अब इसमें क्या कंटिन्यूस बॉडी, तो मास क्या डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो अपन ने क्या करना है, इसमें छोटा सा प्यारा सा एलिमेंट लेना है जिसका मास मैंने क्या ले लिया DM। मैंने बोला है कि यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर, R डिस्टेंस पर है। छोटा सा एलिमेंट ले लिया। अब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा छोटे से आएगा, इसका DI होगा कितना, स्मॉल m × R²। कुछ समझ आ रही है बात? तो अब जब पूरे होल सिस्टम का करना हो तो मैं क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, I = इंटीग्रेशन DI और इसको यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे DM × R²। क्या हम इसको फर्दर सोल्व कर लेंगे? चलो इसको थोड़ा मैं ऐसे लिख रहा हूँ, R² × DM। क्या आप इसको सोल्व कर सकते हैं क्या हम? अच्छा, कैसे करोगे? हाँ नहीं, देखो बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है। यहाँ R है या DM है ना, तो या तो इसको इसमें कन्वर्ट करो या इसको इसमें कन्वर्ट करो, ऐसे कर सकते हैं। तो इसलिए डिफरेंट बॉडीज़ के लिए डिफरेंट आता है, तो हमें डिफरेंट बॉडीज़ के लिए करना है, ठीक है। तो फर्स्ट बात करते हैं, ये लिख लो। तो अपन फर्स्ट बात करते हैं रोड के लिए। रोड लिखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रोड। यूनिफॉर्म की बात करें अपन ना, यूनिफॉर्म मतलब थ्रू आउट मास अच्छे से बढ़िया इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है। यूनिफॉर्म रोड जिसका मास m है और लेंथ l है, ठीक है। तो फर्स्ट मैं बात करूँगा, मतलब एक्सिस जो है ना उसके एंड पॉइंट से पास हो रही होगी, फिर अपन उसके सेंटर ऑफ मास से पास होगी तो उससे भी बात करेंगे, मिड पॉइंट से, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो फर्स्ट बात कर रहे अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू एंड पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू रोड। मतलब एंड पॉइंट से तो पास हो रही है लेकिन रोड के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। मतलब जैसे कि ये रोड हो गई,
ये रोड हो गई, तो ये एंड पॉइंट परपेंडिकुलर भी दिख रही है रोड के, हो सकता है ऐसे ले लूँ तो ये परपेंडिकुलर तो उड़ रहा, तो परपेंडिकुलर करने के लिए मुझे इस एक्सिस से पास कराना है। तो इस रोड की लेंथ कितनी है, एल लेंथ वो लिख दिया मैंने, है ना, मास m और लेंथ l। ये हो गया ना। तो अब यहाँ पर हमें छोटा सा एलिमेंट लेना है, ये टोटल लेंथ कितनी एल है। मैंने क्या किया, बचपन की बात है, किसी x डिस्टेंस पर छोटा सा एलिमेंट लिया, ऐसा कहीं किया है क्या हमने, इस टाइप के क्वेश्चन किए हैं क्या, छोटा सा एलिमेंट ले लो आके काम किया ना, मैंने कहा था ना बहुत काम आएगा आएगा। तो मैंने बोला इसकी लेंथ है dx और इसका मास क्या है dm। तो पहले हमें dm निकालना है, l पे कितना मास, m मास, 1 पे कितना मास, dx पे कितना मास, m/l इंटू dx। किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, ये तो हमें बचपन से ही आता है, ठीक है। तो अब देखो किसी इस एक्सिस के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, इस एक्सिस के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो आई क्या होगा इस पार्टिकल के लिए, छोटा पार्टिकल तो डी आई, ये क्या है mr², भूल गए, dm इंटू एक्स का स्क्वायर, डिस्टेंस लेते हैं वो नहीं लेंगे, है ना। अब क्या करना है, देखो ये रहा, ये यहाँ पे पुट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। dm कितना है m/l इंटू इसको एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ऐसे लिख दूँ क्या, मुझे आई निकालना है, इंटीग्रेशन कर दें। इंटीग्रेशन कहाँ से करेंगे, यहाँ x बराबर 0 है क्या, यहाँ x बराबर क्या होगा l, तो 0 से l कर देंगे, पूरी बॉडी का आ जाएगा ना, समझ आ रहा है। ये तो क्या फर्स्ट टाइम निकाल रहे हैं इसलिए अपन कर रहे हैं, फिर इसको याद कर लेंगे अपन ठीक है, वो कुछ ही नहीं है, क्या आएगा ml²/3, याद भी कर लेना एंड पॉइंट के अबाउट, जो याद करने का ना उसको तो बताऊंगा इसी में। तो ये आएगा m/l, ये हो गया, ये x³ हो जाएगा, ये /3 हो जाएगा, 0 से l, ये l³, ये l कितना बचा ml²/3। तो आई रोड का कितना होगा ml²/3 अबाउट एंड पॉइंट, एंड पॉइंट के अबाउट है परपेंडिकुलर टू द रोड, ये भी इंपॉर्टेंट है, पता लगे आप ये एंड पॉइंट का वैसे निकाल दो, परपेंडिकुलर टू रोड, ये भी लिख देते हैं ml²/3। लेकिन ये कब वैलिड है, ओनली यूनिफॉर्म रोड होना चाहिए, यूनिफॉर्म रोड होनी चाहिए। पता लगे आप नॉन यूनिफॉर्म रोड पे भी लगा दो, तो वहाँ पर भी अपन को फिर वो छोटा सा एलिमेंट लेके कम करना पड़ेगा। इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना नहीं आता आपको, इंटीग्रेशन आता है, x³/3, ये रहा x³/3, 0 से l हो गया, आ तो रहा है ना, एक तो पता लगे। अब मैं अबाउट बात करता हूँ मिड पॉइंट, ये तो एंड पॉइंट था, मिड पॉइंट के अबाउट बात करते हैं सेकेंड। अबाउट एन एक्सिस passing through midpoint and perpendicular to road, perpendicular to road भी बताना जरूरी है।
मतलब अपनी एक्सिस है ना, ये ना होते हुए मैं इसके सेंटर पे ले लूँगा, मिड पॉइंट पे। और मिड पॉइंट ही कैसे जियोमेट्री सेंटर ऑफ मास होगा क्या, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। अच्छा मैंने बोला ये I2 है, लेंथ L हो गई। अब देखो अगर मैं इसको, अब यहाँ से मैं एक छोटा सा एलिमेंट लेता हूँ, ये मान लो ये कोई dm मास है, इसको x डिस्टेंस पे लिया dx, ठीक है। तो मैं यहाँ से लूँगा तो x बराबर 0 है यहाँ पर, और यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का L/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का L/2, ठीक है। तो I क्या हो जाएगा, m/L x² dx। अब बताओ लिमिट कहाँ से कहाँ लगाएंगे अपन, मुझे पूरे का निकालना है ना, या तो 0 से लेकर L/2 करके इंटू 2 कर दो, या फिर माइनस L/2 से प्लस L/2 कर दो। पूरी रोड कवर हो जाएगी इसमें। तो अब इसका निकालना आता है कि नहीं आता आपको, कितना आएगा, इसको सोल्व करना ही आएगा, ml²/12। तो आई मिड पॉइंट के हिसाब से कितना आएगा, रोड का ml²/12 मिड मतलब सेंटर ऑफ मास, वो एंड पॉइंट पे था या मिड पॉइंट पे था, एंड पॉइंट का अबाउट क्या होता है रोड का, ml²/3, ठीक है। और मिड पॉइंट के अबाउट, दोनों में से कौन ज़्यादा, वो ज़्यादा ये ज़्यादा, ये है ना, अभी तो उंगली इधर थी। अच्छा वो थोड़ा फ्रिक्शन स्मूथ सरफेस, तो थोड़ा सा टिल्ट, ज़्यादा टिल्ट हो गया यूँ, ये ज़्यादा वो ज़्यादा, देखो कोने के अबाउट ज़्यादा मास डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ज़्यादा मिड में तो कम डिस्टेंस कम आए, ऐसे फील हो जाती है चीज़ें। तो आपको ये पता करना है कि एक तो ml²/3 था, एक ml²/12 था, तो किसका क्या है, तो याद आ जाएगा कि जिसका ज़्यादा होता है मास फैल जाता है, जिसका क्या होता है मास थोड़ा पास आ जाता है। इसको एक तरीका और है वैसे करने का, इसका एक तरीका और है, अभी बताते नहीं भाई। देखो अभी मैंने एंड पॉइंट के अबाउट बताया क्या, तो अपन एंड पॉइंट के अबाउट भी निकाल सकते हैं, इसको जो भी ये बताया ना एंड पॉइंट के अबाउट भी निकाल सकते हैं। कैसे, देखो अभी देखो ठीक है। अगर मैं इसके अबाउट की बात करूं, टोटल लेंथ L थी तो ये L/2 हो जाएगी क्या, L/2 हो जाएगी। ये टोटल मास M है तो ये M/2 बोल दूं क्या इसको, दो रोड मान लो अलग अलग। अब बिल्कुल इसको देखो पहले तो कितना आएगा इसका, अभी एंड पॉइंट के अबाउट क्या पड़ा, ml²/3। जब भी ऐसे गलत आंसर आया ना, पास वाली दीवार से आपस में बात कर लिया करो, है ना, बर्ड दैट इज कौन सा कोलिजन, हेड ऑन तो है लेकिन उसमें भी कौन सा चिपक जाए, कौन सा कोलिजन,
परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। तो अब देखो इस जगह मास कितना है, m/2, l कितना है, l/2 का स्क्वायर। ये अब सेम इधर m/3, m/2, l/2 का स्क्वायर। तो देखो इसको जोड़ोगे ना आप तो ये वही आएगा I2। या फिर इंटू 2 कर दो डायरेक्ट, अगर दुख दर्द है तो। समझ में आ रहा है? तो ऐसा कुछ समझ में आया? मान लो हम तो कैसे, हम शुरू से दुष्ट रहे हैं, मतलब तूफानी काम करने वाले रहे, तो सर हम तो एंगल पे भी निकालेंगे रोड का, हम तो रोड को यूं भी करेंगे। करो, करते करो, क्यों नहीं करेंगे, सब करेंगे। तो वैसे भी करके देख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो हो गया ना, समझ में आ गया ना? कोई दुख दर्द तो नहीं आ रहा? चलो, मुझे इस एक्सिस के अबाउट, ये मान लेते एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अबाउट मुझे एक रोड का निकालना है। ठीक है, ये थीटा एंगल पर है, ये रोड है जिसका मास m, लेंथ r है। कर दो फटाफट। आई निकालना है, निकाल सकते हो। कंपोनेंट ले लो सर, कंपोनेंट ले लो, ये इसका आई निकालो, उसका कंपोनेंट ले, वो काम खत्म। ऐसा थोड़ी देर पहले बोला था कंपोनेंट मत ले लेना, उड़ जाओगे। क्योंकि सर जहाँ पे थीटा दिखता है हमारे दिमाग में वही क्लिक होता है, कोस थीटा साइन थीटा। करो फिर सर, ये मत पूछो, बाकी और सब आता है हमको, बस यही नहीं आता। एक स्टूडेंट तो ऐसा था अभी तक भी, मतलब कुछ दुष्ट ऐसे रहते। अब एक स्टूडेंट था, मैंने कहा बेटा एक क्वेश्चन करो, बिहार से था वो, क्या नाम, उसको घर पे बाला बाला ऐसे कुछ बुलाते थे। अब मैंने कहा बेटा ये क्वेश्चन करो एक, याद है क्या बोलता है? अब उसके पापा प्रधान थे, प्रधान, उसके पापा से बात होती रहती थी। अब मैं सोचा इसके पापा को बताऊँ कि नहीं बताऊँ। तो उनका बेटा क्वेश्चन करो, तो याद क्या होता है? सर जो आप मुझे क्वेश्चन दियो ना सर ये क्वेश्चन इतना ईजी है सर ये क्वेश्चन इतना ईजी है, सर ये क्वेश्चन इतना ईजी, मेरा मन ही नहीं कर रहा है इसको करने का। मेरा मन ही नहीं कर रहा है इसको करने का, इतना ईजी है सर। क्या बोले? तो मतलब बहाने तो देखो, मतलब शो वैसे करते कि हमें सब कुछ आता है। ताज्जुब की बात, दुष्ट होने के बावजूद भी 85 प्लस क्रॉस कर गया। बताओ, घर का स्कूल, खुद का स्कूल था उनका, मतलब उसके बड़े पापा का ऐसा स्कूल था। मतलब ये दासू पेपर भी घर पे हो जाए, पेपर आंसर सब घर पे करा लो, और क्या। होम बोर्ड होगी भी शायद, नहीं होम बोर्ड नहीं थी यार, कोविड के पहले की बात है। तो इसके अबाउट निकालना है मुझे, तो कर सकते, क्या करेंगे? देखो ये भी एलिमेंट लेके ही होगा, तो एलिमेंट लेते हैं। देखो वही एक्स डिस्टेंस पे मैंने एक एलिमेंट ले लिया, इसको dx ले लिया, इसका मास क्या है dm। dm तो निकालना था ना, dm क्या होगा? m/l इंटू dx, ये होगा क्या? चेंज हो जाएगा क्या? नहीं होगा। तो di क्या होगा? tm इंटू, अब इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ली जाती है, बताओ तो कितनी होगी? ये x से ये थीटा, ये कितना आएगा? क्या x sin थीटा हो जाएगा? कुछ समझ नहीं आ रहा?
हाँ, तो dm इंटू एक्स साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब कुछ है क्या? अब हो गया ना? कहाँ हुआ सर? dm के लिए पुट करो m/l एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी एक्स। इसको आगे पीछे लिख देते, साइन स्क्वायर थीटा ये एक्स स्क्वायर, ये लो, ये कांस्टेंट है क्या? ये चेंज होगा क्या टाइम के साथ? रोड एक बार फिक्स होगी तो ये क्या, ये हमारा मेले का झूला थोड़ी है जो रोड आगे पीछे होती रहेगी, तो फिक्स है, एंगल फिक्स कर रखा है। तो कहाँ से कहाँ तक करेंगे? क्या यहाँ से क्या लिमिट, ये x बराबर 0, तो x बराबर L है क्या? तो 0 से L कर देंगे, तो I आ जाएगा। बात समझ में आ गई? कितना आएगा? तो इसका आएगा 1/3 m L साइन थीटा का होल स्क्वायर। देखो कुछ फील हो रहा है, देखो कुछ फील हो, चलो ठीक है। देखो अगर मैं आपको थोड़ा और समझाऊं, मान लो इसको मैंने एक इमेजरी रोड मान ली ऐसी, इफेक्टिव लेंथ वाली, इसकी इफेक्टिव लेंथ मान लेते कितनी होगी? L साइन थीटा। अब बताओ कुछ फील हो रहा है अगर ये इमेजरी रोड हो जाए ऐसी L साइन थीटा वाली, तो ये देखो हाफ 1/3 m L क्यूब हो रहा है क्या? तो अगर मान लो मुझे इसके अबाउट निकालना हो तो क्या आएगा? ml sin थीटा का होल स्क्वायर बाय 12। या 3 की जगह 12 आ जाएगा बस। समझ में आ रहा है? टफ है क्या? तब तो कुछ होता ही नहीं। कितना इजी होता है? तो रोड का याद कर लेना, रोड का क्या कर लेना, रिंग का तो आता ही है आपको, कितना होता है? किसका ज़्यादा होता है, डिस्क का या रिंग का? रिंग का, क्योंकि मास दूर दूर तक हो गया। इतना तो आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जिसका मास पास है उसका कम आएगा, जिसका मास दूर है उसका ज़्यादा आएगा।